जो अर्थव्यवस्था के चोटी पर बैठे हुए लोग हैं ना, जैसे धीरूभाई अंबानी, बिरला परिवार, नुस्ली वाडिया परिवार, ऐसे 72 परिवार हैं इस देश में। इन 72 परिवारों में से 3 को छोड़कर 69 परिवारों के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब मातृभाषा के पढ़े हुए लोग हैं। कोई गुजराती में पढ़ा है, कोई तमिल में पढ़ा है, कोई तेलुगु में पढ़ा है, कोई कन्नड़ में पढ़ा है, कोई हिंदी में पढ़ा है, कोई पंजाबी गुरुमुखी में पढ़ा है और शीर्ष पर पहुंचा है। और आपको सुनकर हंसी आएगी कि अंग्रेजी भाषा में जो पढ़े हुए लोग हैं वो इन मातृभाषा वालों के नीचे 10-10 हजार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 15-15 हजार रुपये के नौकर हैं जो अंग्रेजी से पढ़कर निकले, हार्वर्ड से पढ़कर आए, ह्यूस्टन से पढ़कर आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए। वो इनके नीचे नौकरी पर हैं, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की। मालिक जो हैं कंपनियों के, जिन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, साम्राज्य खड़ा किया है, वो तो सब मातृभाषा वाले लोग हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों की सूची बनाई है मैंने, आप हैरान हो जाएंगे, चोटी के सारे वैज्ञानिक इस देश में 1% अपवाद को छोड़कर सारे चोटी के वैज्ञानिक इस देश में मातृभाषा के स्कूलों में पढ़कर निकले इस देश में। आपको तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल बनाने के क्षेत्र में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया और जिन्होंने इस देश में परमाणु बम का परीक्षण करवाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। उनकी बुद्धि का कमाल देखो कि परमाणु बम का परीक्षण हो गया और अमेरिका जैसे देश को पता ही नहीं चला। अमेरिका के जासूसी करने वाले सैटेलाइट हैं, हमारे स्पेस के ऊपर अमेरिकन सैटेलाइट 1-1 मिनट की जासूसी करते हैं। हम यहां बैठे हैं और इतना बड़ा समूह है, इसकी जासूसी वो कर लेते हैं। वो अमेरिकी वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुद्धि ने ऐसा चकराया कि वो कहीं और व्यस्त थे और यहां परमाणु बम के परीक्षण पर परीक्षण हो गए और अमेरिका वाले हैरान परेशान कि भारत के लोग इतने होशियार कैसे हो गए। ये होशियारी पता ही कहां से आई? अब्दुल कलाम की तमिल बुद्धि में से ये होशियारी निकली, ये अंग्रेजी बुद्धि में से नहीं निकल सकती। दूसरा बड़ा नाम बताता हूं, इस देश में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिस वैज्ञानिक ने बनाया, डॉक्टर विजय भटकर, वो पूरी तरह से मराठी भाषा से पढ़कर निकले हुए वैज्ञानिक हैं। आपको मालूम, एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर किसी को नहीं बेचते, क्योंकि हम हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे सकते। राजीव गांधी अपना सा मुंह लेके वापस चले आए। डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम ने राजीव गांधी को कहा कि आप हमको थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा सा पैसा दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर अमेरिका से भी बेहतर बना कर देंगे। तो पहले तो राजीव गांधी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मरता क्या न करता, कोई चारा नहीं था, सुपर कंप्यूटर बनाना ही था, कोई देने को हमको तैयार नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम को काम पे लगाया, उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दिया, पैसे दिए और डॉक्टर विजय भटकर ने तय समय से आधे समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर बना के दुनिया को दिखाया। और वो सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर से ज्यादा गति पे काम करता है और बहुत सस्ता है। और भारत ने उसी सुपर कंप्यूटर के मॉडल पर आज तक 50 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए और दुनिया के दूसरे देशों को बांट दिए, जो वहां के यहां उन देशों में काम कर रहे हैं। कनाडा का पूरा मौसम विज्ञान का विभाग भारतीय सुपर कंप्यूटर पे चलता है। आपको मालूम है ये बात? कनाडा जैसा आधुनिक देश, कनाडा जैसे दुनिया के 20 देशों में भारत के सुपर कंप्यूटर लगे हैं। और ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर विजय भटकर मूलतः मराठी भाषा के विद्यार्थी हैं और मराठी के साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं। साधारण स्कूल समझते हैं, म्युनिसिपैलिटी का, जिनमें हमारे नेताओं के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते, अधिकारियों के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते। साधारण म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़कर निकला हुआ कोई बच्चा देश में सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर का निर्माता हो सकता है। साधारण तमिल स्कूल में पढ़कर निकला हुआ बच्चा इस देश में कोई सर्वश्रेष्ठ मिसाइल बनाने की तकनीकी का निर्माता हो सकता है, परमाणु बम बनाने की तकनीक का निर्माता हो सकता है। हमारे देश के एक और बड़े वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर MGK मेनन, उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था मलयालम में हुई, 12वीं तक पूरा मलयालम में पढ़े हैं
और इस देश के सर्वश्रेष्ठ चोटी के वैज्ञानिकों में उनकी गिनती है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है कृषि के क्षेत्र में, वो मूलतः अपनी मातृभाषा के तमिल के स्कूल में पढ़कर निकले हुए व्यक्ति हैं और आज सारी दुनिया उनके विद्वता का लोहा मानती है। हमारे देश में एक लंबी लिस्ट है वैज्ञानिकों की जो मूल मातृभाषा से पढ़कर निकले तो चोटी के वैज्ञानिक बने। और मैं आपको अफसोस की बात बताता हूं, जो कॉन्वेंट में से और पब्लिक स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए जो बच्चे निकले ना, वो वैज्ञानिक नहीं बने, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर बन गए। समझ गए आप? साइंटिस्ट होना एक अलग बात है और साइंटिफिक मैनेजर होना दूसरी बिल्कुल अलग बात है। साइंटिस्ट वो है जो मूल शोध में लगता है और शोध को आगे बढ़ाता है। साइंटिफिक मैनेजर वो होता है जो शोध को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। जैसे स्वामी जी कुछ लिख रहे हैं, लिखने के लिए कागज चाहिए, तो कागज किसी ने लाके दे दिया, वो साइंटिफिक मैनेजर है, लिखने वाला साइंटिस्ट है। तो साइंटिफिक मैनेजर बन के ही रह जाते हैं सारे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चे, अंग्रेजी में पढ़कर निकलते हैं, क्योंकि मूल बुद्धि चलती ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा आपकी अंग्रेजी नहीं है। जो आप मूल भाषा में सोच सकते हैं वही भाषा में आप कर सकते हैं। इसलिए भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ उद्योगकर्मी निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी निकले तो मातृभाषा में से, सर्वश्रेष्ठ संस्कृत विद्वान तो मातृभाषा में से। हर जगह विद्वान को आप ढूंढोगे, देखोगे, परखोगे तो पता चलेगा उनकी बैकग्राउंड वही है, मातृभाषा की। और इतना ही नहीं ना, ये तो देश चलाने का ठेका जिनको मिला हुआ है, नेता भी अधिकांश हिंदी में पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, लेकिन देश के ऊपर वो लाद के रखते हैं। आप इस देश के नेताओं के बारे में भी तो बताएं। थोड़ी सी जानकारी, हमारे सारे नेताओं में 1% को छोड़कर 545 लोकसभा में बैठते हैं और 250 राज्यसभा में और 5000 से ज्यादा विधानसभाओं में बैठते हैं। इन सब नेताओं में 0.5% को छोड़ दो, बाकी 99.5% नेता भी मातृभाषा के स्कूलों में ही पढ़कर निकले हैं। जब वो भाषण देते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, वोट मांगते हैं, आपके बीच में आते हैं और गधे को भी बाप बनाते हैं, उस समय वो सब मातृभाषा में ही बात करते हैं। वोट मांगते हैं मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला में। वोट मांगते हैं भारतीय भाषाओं में, हिंदी भाषा में, गुजराती, मराठी में, और राज किस में करते हैं? अंग्रेजी में। मतलब नेता बनते ही फिर गड़बड़ हो जाती है। और मैं तो कई नेताओं को जानता हूं, आप भी जानते हैं, नाम लेके कहने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर हर जगह पब्लिकली, माने सार्वजनिक रूप से हिंदी 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 हिंदी, और संसद में भाषण शुरू करते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है। संसद में खड़े होते ही अंग्रेजी चालू हो जाती है। ये चक्कर क्या है? संसद में जाते ही अंग्रेजी हो जाती है शुरू, और संसद के बाहर अपने क्षेत्रों में होते हैं तो हिंदी। उसके लिए मुझे एक कहानी कहनी है 1 मिनट की, वो ये कि ये जो संसद भवन बनी हुई है ना, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है। आपको मालूम है? ये भवन पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ। 1927 में ये बन के तैयार हुआ संसद का भवन। जो गोल गोल गुंबज है ना, ऊपर से देखो तो शून्य जैसा रहता है, इसमें से शून्य ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता। तो ये संसद भवन अंग्रेजों की बनाई हुई है। अंग्रेजी वास्तुकार आए थे, अंग्रेजी आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने डिजाइन किया था, उन्होंने बनाया, और बनते समय कई वहां मर भी गए। उन्हीं की आत्मा इनमें प्रवेश कर जाती है जैसे ही ये संसद में घुस जाते हैं। एक अंग्रेज था, उसका नाम था लुटियन। दिल्ली वाले जानते हैं, दिल्ली में एक इलाका कहलाता है जिसको कहते हैं लुटियन स्टॉर्म, लुटियन टीला। हिंदी में कहेंगे तो लुटियन का टीला। टीला समझते हैं? एक छोटे से पहाड़नुमा इलाके को टीला कहते। तो लुटियन टीला पर बनी हुई है पूरी संसद। तो लुटियन की आत्मा वहीं पे है, वही लुटिया डुबोती। हाँ, तो वही लुटिया डुबोती है इस देश की। जैसे ही ये घुस जाते हैं संसद भवन में, फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। भवन से बाहर निकलते हिंदी में आ जाते हैं या गुजराती, मराठी, तमिल में आ जाते। तो इनकी जिंदगी का ये जो दोहरापन है, इस दोहरेपन को हमें खत्म करना है और हमें समाप्त कराना है, क्योंकि ये खंडित व्यक्तित्व जो है वो कभी भी खंडित देश बनाता है। अगर आपका व्यक्तित्व निजी जीवन में अलग है और
सार्वजनिक जीवन में अलग है। एक जगह आप अंग्रेज हैं और दूसरी जगह हिंदी वाले हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यक्तित्व, ये समाज को कोई अच्छी दिशा नहीं दे सकता। तो भारत के नेताओं का, भारत के दूसरे समाज के ऐसे लोगों का जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं, इनका हमें परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको या तो मातृभाषा में आना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ, जहां की भाषा बोल रहे हो वहां जाओ। उस देश से, उस देश की भाषा से इतनी मोहब्बत है तो इस देश में क्यों रहते हो? यदि इतना घटिया देश है हमारी कि हमारी भाषा बोलने में भी तुमको शर्म आती है तो वहीं जाओ। अब एक दूसरे प्रश्न पे मैं आना चाहता हूँ। भाषा की गुलामी से हमको भी बाहर आना है। हमारे अपने निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा काम ना करे जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके। तो आप आज से ही मन में ये संकल्प ले लीजिए कि भाषा के प्रति हमारे मन में इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि अपने जीवन के हर काम को करते समय हम हमारी मातृभाषा का उपयोग करें। राष्ट्रभाषा का, मातृभाषा का, ये आपके जीवन में आना चाहिए। तो कहां से शुरू होगा? सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए। आपके घर में देखिए, आपने अपने भाई बहनों के नाम, बेटे बेटियों के नाम कुछ अंग्रेजी वाले तो नहीं रखे हुए हैं। टिंकू, डब्लू, बबलू, पिंटू, बबली, डबली, ट्विंकल, डिम्पल, अर्थ मालूम है इनके? बता दो। जबरदस्ती नाम रख के बैठे हुए। बता दो। ये जो टिंकू है ना, टिंकू, एक बार मैं डिक्शनरी लेके बैठा कि इन शब्दों के अर्थ ढूंढे जाएं, तो 17वीं शताब्दी की वेबस्टर डिक्शनरी में इनके अर्थ मिले। टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। आवारा तो समझते हैं, बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, घर में कभी ना रहे, घर का कोई काम ना करे, कुछ भी बोलो तो हमेशा उसको टालता रहे, उल्टा करे, उसको अंग्रेजी में टिंकू कहते हैं। और हम मूर्ख भारतवासियों ने अपने होनहार उच्च आदर्शों वाले बच्चों का नाम टिंकू रखा हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, किसी घर में मैं चला जाऊं, पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम है गायत्री देवी, बेटा टिंकू आ गया उनका। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया, ये जरा खोज का विषय है और शोध का विषय है। उसका बदलवा देंगे। तो आप जो है, किसी का नाम ऐसा हो तो उसका बदलवा दे, उसका रामदास जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आपके परिवार के भाई बहनों के, बेटे बेटियों के नाम अगर इस तरह के हैं, तुरंत इनको बदल दीजिए। अपने पास हिंदी नामों की कोई कमी नहीं है, संस्कृत नामों की कोई कमी नहीं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु नामों की कमी नहीं। तो यहाँ से शुरू करिए अपने जीवन में, यहाँ से शुरू करिए। दूसरा काम आप एक और करिए अपने निजी जीवन में, भाषा की गुलामी से बाहर आने के लिए। आप अगर बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो हस्ताक्षर कभी भी अंग्रेजी में मत करिए। सारे के सारे बैंक के खातों में आप हिंदी में हस्ताक्षर करिए, या अपनी मातृभाषा में आप शुरू करिए। लिपियां अलग अलग हो सकती हैं, अगर भारतीय हो। अगर आपकी भाषा गुजराती है तो गुजराती में करिए, तमिल है तमिल में करिए, कन्नड़ है कन्नड़ में करिए, मलयालम में करिए, जो भाषा है उसमें करिए। अंग्रेजी के हस्ताक्षर हटा दीजिए। फिर आप कहेंगे जी अकाउंट तो खुल गया है, तो बदल दीजिए। आपको मालूम है बैंक में ऐसी सुविधा है, जब चाहेंगे आपके हस्ताक्षर का नमूना बदलने के लिए बैंक तैयार है। आपको उसका एक सूचना बैंक को देनी है, बैंक आपकी इस सुविधा से कर देगा। तीसरा, अपने जीवन में वहां से शुरू करिए कि कोई चेक लिख रहे हैं तो उसको कभी भी अंग्रेजी में मत लिखिए, हिंदी में ही लिखिए। चेक हिंदी में लिखने की सुविधा है और हिंदी में लिखे गए चेक को स्वीकार करने की भी सुविधा है। गुजराती, मराठी सभी भाषाओं में चेक लिखने की सुविधा है, चेक को स्वीकार करने की सुविधा है। तो सारे चेक आपके मातृभाषाओं में लिखे जाएं, राष्ट्रभाषा में लिखे जाएं। चेक पर हस्ताक्षर आपकी मातृभाषा में हो, राष्ट्रभाषा में हो। और व्यक्तिगत बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है, ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों का अपना एक इतिहास है। लेकिन उस इतिहास को जानकर अगर आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको छूट है। बिना जाने अनजाने में आप बोलते रहते हैं, वो बहुत खतरनाक है। एक शब्द है जिसको हम कहते हैं मैडम, बहुत खतरनाक है। अगर इसको आप जान लेंगे तो आज के बाद किसी को मैडम कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे आप।
हम किसी को भी राह चलती बहन को, माँ को, बेटी को मैडम कह देते हैं, और हमारे देश का भला हो बहनों का, वो भी मैडम कहलवाने में गौरव महसूस करती हैं। हमको मैडम कहो। मैडम का अर्थ जान लीजिए, MADAME ये शब्द है मैडम। मूलतः ये फ्रेंच का शब्द है। फ्रेंच में एक शब्द होता है, उसका नाम है मादाम। MA माने माँ और दाम DAME दाम। माँ माने मेरा, दाम माने महिला। मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी औरत, वो है मादाम। फिर वो अंग्रेजी में चला गया, क्योंकि अंग्रेजी वालों ने सारी दुनिया से उधार लिए हुए शब्द सबसे ज्यादा है। अंग्रेजी के मूल शब्द सबसे कम है, दुनिया भर की भाषाओं से उधार लेकर खिचड़ी बना रखी है उन्होंने। तो ये मादाम शब्द फ्रेंच से ले लिया, अंग्रेजी में आ गया, जिसका मूल अर्थ है मेरी स्त्री, मेरी महिला, मेरी औरत। उसको आप कह सकते हैं मैडम। अब सारी महिलाएं आपकी हैं, सारी स्त्रियां आपकी हैं, सारी औरतें आपकी हैं तो बहन के रूप में, हैं तो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं हो सकती सारी स्त्रियां, सारी महिलाएं। तो गलती से भी कल से किसी को मैडम मत कहिए। माँ बोलिए, बहन बोलिए, माँ कहिए, बहन कहिए, बेटी कहिए। अगर छोटी है, बराबर की है तो आप बहन कहिए, जो कहना है कहिए। भारतीय शब्दों में रिश्ते बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहन का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, माँ का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, बेटी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, पत्नी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है। इतने स्पष्ट रिश्ते दुनिया के किसी शब्द में नहीं मिलेंगे जो भारत में। मैडम का रिश्ता ही स्पष्ट नहीं है आपको, और हो गया तो कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैडम कहना बंद कर दीजिए। और जो आपके नजदीक में मैडम कहलाने वाली बहनें हैं, उनको भी जरा ये बता दीजिए कि आप किस किस की हो सकती हैं, किसकी नहीं हो सकती है। तो ये मैडम बंद करिए। और एक बहुत खराब शब्द है सर, सर, सर। ऐसी गुलामी घुसी हुई है हमारे यहाँ। मैं कार्यालयों में जाता हूँ तो एक ही शब्द सुनता हूँ, यस सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, सर, सर। मालूम है सर क्या है? ये जो SIR सर शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, मूलतः अंग्रेजी का है। और ये शब्द आया है पदवी से। एक पदवी होती है जिसको सर कहा जाता है इंग्लैंड में। जैसे हमारे यहाँ आचार्य जी है ना, वो एक पदवी है ना, वैसे ही सर एक पदवी है। लेकिन कोई अच्छी पदवी हो तो बोलने में मजा भी आएगा, अच्छा भी लगे। ये पदवी क्या है वो जान लो। यूरोप में, पूरे यूरोप में सभी भाषाओं में ये सर शब्द है। अंग्रेजी में मूल रूप से आया, फिर दूसरी भाषाओं में गया। पूरे यूरोप में एक मूल परंपरा है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा हजारों साल तक यूरोप में रही है। दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा यूरोप में बहुत लंबे समय तक रही है, हजारों साल तक रही है। तो होता क्या है यूरोप में, जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को गुलाम बना के रख सकता है, वो उतनी ही ऊंची पदवी का अधिकारी होता है, उसकी पदवी उतनी ऊंची होती है। गुलाम बनाकर जो रख सकता है उसकी पदवी उतनी ही ऊंची हो सकती है। महिलाओं को गुलाम बना के रख सके, पुरुषों को गुलाम बना के रख सके। गुलामी की प्रथा पूरे अमेरिका, पूरे यूरोप का सबसे शर्मनाक और काला अध्याय है, जिसको वो कभी मिटा नहीं पाएंगे दुनिया के सामने। उस गुलामी की परंपरा में से निकला है सर। जिनके गुलाम सबसे ज्यादा हैं, वो सर की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। भारत दुनिया में एक ऐसा अद्भुत देश है जहां कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। कारण क्या है? यहाँ सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि आत्मा सबकी समान है और सब ईश्वर के पुत्र हैं, सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। चींटी भी आपकी गुलाम नहीं है, मक्खी मच्छर भी आपके गुलाम नहीं है। वो भी स्वतंत्र जीव है, आप भी स्वतंत्र जीव है। उनको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको। तो हम तो चींटी, मक्खी, मच्छर को गुलाम नहीं बना सकते, आदमी को गुलाम बनाना तो दूर की ही बात इस देश में संभव नहीं। तो यहाँ गुलामी की परंपरा हो नहीं सकती और वहाँ गुलामी के अलावा दूसरी कोई परंपरा नहीं हो सकती। तो वो सर के शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस गुलामी की परंपरा को बताने के लिए और समझाने के लिए। हम हमारे देश में कम से कम इस गलत शब्द का उपयोग न करें। आपको सर बिल्कुल हटा देना चाहिए अपने जीवन में से। और अगर किसी अननोन, अनजान आदमी को आप संबोधित कर रहे हैं तो श्रीमान कहिए ना।
कितना सुंदर शब्द है श्रीमान। श्रीमन कहिए, श्रीमान कहिए, महाशय कहिए, महोदय कहिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, हिंदी का संस्कृत का शब्दों की कोई कमी नहीं। और अपने शब्दों में दम कितना है। थोड़ी देर पहले मैं मैडम बता रहा था ना, और भारत का एक शब्द है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। लक्ष्मी और बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ निवास करे वो श्रीमती, वो मैडम नहीं है। मैडम अलग है, श्रीमती अलग है। हम कई बार भाषांतर कर देते हैं ना, मैडम का श्रीमती कर दिया, सर का श्रीमान कर दिया, ये बड़ा खतरनाक खेल है। और एक शब्द कभी भी अपनी जिंदगी में अंग्रेजी का मत लाइएगा, मिस्टर। मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये अक्सर बोलते रहते ना। मिस्टर का इतिहास अगर जान लेंगे तो फिर कभी भी बोल नहीं पाएंगे। मिस्टर कौन होता है और मिसेस कौन होता है। हमारे यहाँ मिसेस श्रीमती नहीं है। इंग्लैंड यूरोप में मिसेस और मिस्टर जो शब्द हैं वो क्या है। इंग्लैंड की एक पुरानी परंपरा है, वो ये है एक से ज्यादा स्त्रियों को अपने साथ रखना, एक से ज्यादा पुरुषों को अपने साथ रखना। कोई महिला है, रानी है, वो कई पुरुषों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है, अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए। और कोई राजा है, वो बहुत सारी स्त्रियों को इस्तेमाल कर सकता है अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए। और राजा के नीचे के जो लोग हैं वो भी उसी परंपरा में चलते रहते हैं, जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं। तो वहां बहुत सारी महिलाओं से बहुत सारे पुरुषों के रिश्ते होते हैं, बहुत सारे पुरुषों के बहुत सारी महिलाओं से रिश्ते होते हैं। एक खराब शब्द है ना, विवाह के अतिरिक्त संबंध, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, वो पूरे यूरोप में सामान्य है। मैं यूरोप के ऐसे बहुत बड़े लोगों को जानता हूं जिनकी 20-20 शादियां हुई, 25-25 शादियां हुई, 50-50, 35-35, 40-40, सबके तलाक हुए, अंत में कोई उनके साथ नहीं रहा, पत्नी भी अलग मरी, पति भी अलग मरा, ऐसे लोग हैं। और उनके यहाँ बहुत सारी शादियां होती हैं और बहुत सारी स्त्रियों को शादियों के बिना भी साथ में रखा जाता है। इस तरह का उनके यहाँ चलन है, वो अपने देश में नहीं रहा। और हमारे यहाँ गलती से किसी राजा ने ये कोशिश की तो जनता ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, ये आप जान लीजिए। हमारे यहाँ ऐसे कुछ राजा हुए जिन्होंने ये गलती की, उनको इस देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, हटाया उनको, गद्दी से उतारा, उनके खिलाफ बगावत की और उनके खिलाफ विद्रोह किया। तो हमारे यहाँ ये चलन और परंपरा है नहीं। हम थोड़ी शुचिता वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य की बात करने वाले लोग हैं। राजा के लिए ब्रह्मचारी होना बहुत बड़ी जरूरत माना जाता रहा है। यूरोप में ऐसा नहीं है। तो वहां क्या होता है कि एक ही पुरुष की बहुत सारी स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए तय किया जाता है मिस्टर एंड मिसेस। कौन सी मिसेस? ये वाली। कौन से मिस्टर? ये वाले। कौन से मिस्टर? वो वाले। कौन से? तो अब मैं मूल अर्थ बता रहा हूं। मिस्टर का अर्थ होता है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, वो मिस्टर है। और मिसेस माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री। आप सोचिए, आपके लिए ये संभव है? पति को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर हो सकता है और पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री मिसेस हो सकती है। तो आप अपनी जिंदगी में मेहरबानी करके ये मिस्टर मिसेस शब्दों का इस्तेमाल बंद करिए। कभी लिखिए मत किसी को, बोलिए मत किसी को। परिचय करवाते हैं ना राजीव भाई कि ये हमारे मिस्टर है, ये हमारी मिसेस। बहुत खराब है। हम धर्म पति हैं या धर्म पत्नियां हैं, मिस्टर मिसेस नहीं है यहाँ पर। क्योंकि हमने अग्नि के साक्षी में 7 फेरे लिए हैं पूरे समाज के गवाह बनाकर। हम ऐसे ही पति पत्नी नहीं होते हैं इस देश में। यहाँ बड़ी बहुत पुरानी परंपरा है पति पत्नी होने की। यूरोप में तो ऐसे ही हो जाते हैं। बेड पार्टनर हैं तो आप हो सकते हैं, भले आप कहीं जाएं या ना जाएं। और बिना पति पत्नी हुए भी सालों साल साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक परंपरा है लिव इन रिलेशनशिप। आप पति नहीं है, पत्नी नहीं है, साथ में रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए तो किसी अनाथ आश्रम को दे दिए, वहां पर वो बड़े होंगे, वहीं पर पलेंगे। फिर उनके साथ समस्या आती है कि नाम किसका दिया जाए, क्योंकि उनके बाप का पता नहीं, क्योंकि उनकी माँ का पता नहीं। तो चर्च फिर उनका नाम तय करता है और उनको चर्च का नाम दिया जाता है। तो उनके यहाँ की ये पुरानी परंपराएं हैं। अब वो खराब है अच्छी हैं वो जाने, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत खराब है, हम ये भी नहीं कहते बहुत अच्छी है। हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि अपने देश की परंपरा से वो भिन्न है। तो भिन्न परंपराओं में भिन्न शब्द होते हैं।
भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न शब्द होते हैं। हमारी व्यवस्था और हमारी परंपरा मिस्टर और मिसेज वाली नहीं है, तो अपनी धर्मपत्नी के लिए गलती से भी ये मिसेज शब्द इस्तेमाल न करें और आपकी धर्मपत्नी को समझा के रखें कि आपके लिए कभी मिस्टर शब्द इस्तेमाल न करें। क्योंकि अक्सर स्वामी जी जो कह रहे हैं वो मैंने भी महसूस किया है, कोई भी परिचय करा देता है तो ये कह देता है ये मेरे मिस्टर है और ये मेरी मिसेज है। और बहुत खराब एक अंग्रेजी का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये मेरी बेटर हाफ है। वो और भी तकलीफ देने वाला शब्द। बेटर हाफ वहां हो सकती है, यहां नहीं होती है कोई भी। ये तो आपकी पूरे जीवन की संगनी है, हाफ और फुल का कोई चक्कर ही नहीं है। और इस जन्म में नहीं है, 7 जन्म तक है, तो यहां हाफ और फुल का चक्कर ही नहीं है। इसलिए ये अननेसेसरी, बिना किसी कारण के अपनी इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए, दूसरे पे दबदबा साबित करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का उपयोग अपने जीवन में आप तो कम से कम करिए। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो भाषा की गुलामी से अंकल आंटी भी हाँ, भाषा की गुलामी से थोड़ा बाहर निकलिए। एक और बहुत खराब शब्द है अंकल और दूसरा है आंटी। अब यूरोप में कोई रिश्ता नहीं है, चाचा नहीं है, मामा नहीं है, मौसा नहीं है, फूफा नहीं है, मौसा का मौसा नहीं, मामा का मामा नहीं, फूफा का फूफा नहीं, वहां तो सब अंकल है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार नहीं है। परिवार होते हैं तो रिश्ते होते हैं, परिवार है ही नहीं। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1950 तक यूरोप में परिवार नाम की संस्था नहीं होती थी। मुश्किल से 2-3% लोगों के परिवार हुआ करते थे 1950 तक। अभी थोड़े दिन से उनके यहाँ ये थोड़ी परंपरा आई है, वो भी भारत और पूर्वी देशों से उन्होंने सीखी है। तो जहां परिवार नहीं होगा वहां पारिवारिक रिश्ते नहीं है, तो सारे रिश्तों को वो एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने अंकल कह दिया, उन्होंने आंटी कह दिया। तो आपके जीवन से ये अंकल, आंटी, फिर ये मिस्टर, मिसेज, मैडम, सर, ये फालतू के जो अंग्रेजी शब्द हम लोग बेकार में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको निकालिए। भाषा की गुलामी से आप बाहर निकलिए तो दूसरों को निकालने में सुविधा होगी। और ऐसे ही एक दूसरा विषय है भूषा। अंग्रेजों की भूषा हम हमारे जीवन में क्यों अपनाएं? आप तो नौजवान हैं, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि अंग्रेज कोट पहनेंगे, सूट पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, टाई पहनेंगे। पैंट वो क्यों पहनते हैं? पैंट का आपको मालूम है जो परिभाषा है, पांव में नीचे से छोटी होगी और पूरी जगह चुस्त रहेगी। अब ये पैंट इंग्लैंड में पहनने की परंपरा 14वीं-15वीं शताब्दी से आई और वो 14वीं-15वीं शताब्दी के पहले बड़े दुखों में रहते थे क्योंकि पैंट ईजाद नहीं हुई थी, तो वो चर्म खाल लपेट के रहा करते थे। फिर पैंट आई। क्यों आई? ठंड बहुत पड़ती है, साल में 6 महीने 8 महीने सूरज नहीं निकलता, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो बर्फीली हवाएं पैर के अंदर से घुस जाए तो सारा ठंडा हो जाता है। बर्फीली हवाएं गले के अंदर चली जाए तो गले को तकलीफ हो जाती है। तो उन्होंने पोशाक ऐसी बनाई कि गला पूरी तरह से बंद रहे और बंद गले में भी हवा ना घुसे, तो इस पर से टाई लगा के टाइट करके रखें उसको, और इतना टाइट करके रखें कि गर्दन भी ना घूमे आप। तो उन्होंने अपनी परंपरा लाई। और यूरोप में एक बड़ी पुरानी परंपरा है टाई लगाने की, और वो आई इसलिए, मैंने इस पर थोड़ा खोज किया, पुराने उनके दस्तावेज देखे हैं, तो मुझे इतनी हंसी आती है कहने में कि बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, तो नाक बहती रहती है हमेशा। तो उनके यहाँ पुरानी परंपरा ये थी कि कागज रखते थे जेब में, पोछ पोछ के हर समय नाक सुड़ुक 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 सुड़ुक, तो पोछा रख लिया, पोछा रख लिया। अभी भी रखते। हाँ। अब उन्होंने फिर क्या किया कि एक कपड़ा ही लटका लो, बार बार उसको जेब में रखने का खर्चा बच जाए। वहां से ये टाई की परंपरा निकली। अब वो स्टेटस सिंबल बन गई और उसको हम अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। क्या मूर्खता कर रहे हैं। यहाँ गर्मी बहुत है, गर्मी वाले देश के कपड़े खुले होने चाहिए, गला खुला होना चाहिए, पांव खुला होना चाहिए। पांव खुला रहे, गला खुला रहे, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के वस्त्रों की परंपरा रही है। हम लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कभी भी हवा आपके अंदर जा सकती है और कभी भी जा सकती है कि नहीं। अब आपने पैंट चढ़ा ली और ऊपर से टाइट जीन्स चढ़ा ली, वो चढ़ती भी नहीं है, तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पैर उठा के फिर खींच खींच के चढ़ाते हैं, और उतारते हैं तो फिर खींच खींच के ही उतारनी पड़ती है, और अंदर का बहुत कुछ उतर जाता है उसके साथ में। ये कहाँ आप फंस गए हैं इस चक्कर में। हटाइए इसको अपने जीवन से। ये अंग्रेजी भूषा का मोह छोड़िए। टाई नीचे पैंट,
फिर टाई और कोट भी तो पहनते थे गर्मी में, और गर्मी में कोट 45-47 डिग्री तापमान। और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं, 3 पीस सूट चढ़ाए हुए, गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री में। कहाँ जा रहे हैं जी? शादी कराने जा रहे हैं। मूर्खाधिपति दिखाई देता है वो, मूर्खों का भी अधिपति। 3 पीस सूट और टाई और घोड़े पे चढ़ के। आपको मालूम है घोड़े पर चढ़कर बैठने की ये पोशाक नहीं है टाई सूट। घोड़े पर चढ़कर बैठने की पोशाक तो धोती है, जो पीछे लांग लगाकर बांधी जाती है ना, उससे आप घोड़े पे चढ़कर बैठ सकते हैं, क्योंकि दोनों पांव आपके स्वतंत्र रहते हैं। आप मराठी स्टाइल की धोती पहनना जानते ना, वो घोड़े पे चढ़कर बैठने की पोशाक है। ये 3 पीस सूट और टाई नहीं है। कई बार पैंट फट जाती है पीछे से, क्योंकि टाइट होती है, और घोड़े पर चढ़ने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तक पांव को आगे लाके डालना पड़ता है। तो आप ये सूट, पैंट, टाई, कोट और ये गरम कोट और काला कोट, ये सब हटाइए। टाई से आंखों की बीमारी भी होती है, जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसमें बहुत बड़ा कारण जो है टाई है। और टाइट जो कपड़े पहनते, टाइट पैंट और ये सब, इससे नपुंसकता, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब आप टाई बांधते हैं ना, तो यहाँ जो आपकी नसें हैं, जो खून का प्रवाह करने के लिए भगवान ने आपको दे रखी है, वो भी बंद हो जाती है ना। और बचपन से आपके बच्चों को टाई बांध बांध के स्कूलों में भेजते रहते, क्या आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? उनका गला खुला रहने दीजिए, उनके पांव भी खुले रहने दीजिए। तो बच्चों की पोशाक अपने घर में ये टाई, 3 पीस सूट और पैंट की हटाइए, और अपने जीवन में भी कभी इस पोशाक का इस्तेमाल मत करिए। और मैं तो अगर आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आप वकालत के पेशे में हैं, वकील हैं, तो अपनी वकालत के काम करने वाले लोगों को प्रेरित करिए कि ये काला कोट जल्दी से जल्दी हटाएं। ये अंग्रेजों की परंपरा का है। आपको मालूम है इंग्लैंड में काला कोट पहन के वो न्यायाधीश बैठा करते थे, ऊपर से चोगा लगाते थे और चोगे के ऊपर वो टोपा लगाते थे। हाँ, देखा है ना, वो सब नकली विग वाला। वही हमारे हिंदुस्तान में आ गया। अब अंग्रेज चले गए, उनको गए हुए 62 साल हो गए हैं, अब हम वो काला कोट क्यों पहने? और आपको एक जानकारी दूं, बड़ी रोचक जानकारी है कि वो जो चोगा पहनते थे ना, लंबा लंबा ढीला ढीला, उसमें जेब पीछे रहती थी, पीछे जेब पीठ की तरफ। तो मैं ढूंढ रहा था, तब पता चला कि वो पीछे जेब इसलिए है कि किसी मुवक्किल का उन्होंने मुकदमा लड़ा और मुवक्किल ने फीस वीस तो दे ही दी, और ज्यादा खुश हुआ तो पीछे से डाल दे उनकी जेब में। इसके लिए वो पीछे जेब लगाई जाती थी इंग्लैंड में। और हम भी वही नकल करके वो पीछे जेब और लंबा चोगा और सिर पे टोपा और वो काला काला। अभी भी पीछे जेब लगती है। हाँ, जो जिनके गाउन होते हैं वो पीछे जेब के लंबे लंबे गाउन पहनते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी काला रंग तो गर्म देशों में बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। आपको मालूम है काला रंग ऊष्मा का शोषक है। तो आप जितनी गर्मी में काला कोट पहनेंगे, ऊष्मा अंदर ही अंदर, गर्मी अंदर की निकल नहीं पाएगी, अंदर की गर्मी अंदर ही रहेगी, बाहर से गर्मी और अंदर आएगी, पसीना पसीना हो जाएंगे और वहां बहस करेंगे कि पसीना पोंछेंगे आपस में। और नीचे की अदालतों में तो बहस होती है तो पसीना पसीना तर हो जाता है, फिर कोर्ट पर वो पसीना गिरता है तो सफेद सफेद हो जाता है, और महीनों महीनों आप उसको धो नहीं सकते हैं, और उसमें इतनी बदबू आती है कि कोई पास खड़ा हो जाए तो वो परेशान हो जाए। ऐसे क्या आप जो है इस गुलामी को ढो रहे हैं? हटाइए। तो ये कहां से हटेगा? बार काउंसिल को आप निवेदन करिए। आप जानते हैं इस देश में एक बार काउंसिल है, उसको निवेदन करिए कि ये काले कोट को हटाने की बात बहुत पहले तय हो चुकी है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार तय हो चुकी है। बार काउंसिल तय कर चुकी है, बस अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, अभी हटा रहे हैं, और वो आती नहीं निर्णय में। तो थोड़ा कोशिश करिए, प्रयास करिए, दबाव डालिए, उनके बीच में चर्चाएं चलाइए, और ये अपनी गुलामी तो कम से कम हम हटा दें, ढो दें। भूषा की गुलामी हटे, भाषा की हटे, फिर भोजन की गुलामी भी आप अपने जीवन से हटाइए। हमारी जिंदगी में अंग्रेजियत वाला बहुत सारा भोजन हम जबरदस्ती खा रहे हैं, जिसको बिना सोचे समझे। अब हम डबल रोटी खाते हैं, पाव रोटी खाते हैं। इंग्लैंड, यूरोप के लोग पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, क्योंकि उनको रोटी बनाना नहीं आता। आपको मालूम है डबल रोटी, पाव रोटी उसी वस्तु से बनती है जिससे रोटी बनती है। गेहूं होता है ना,
गेहूं का आटा निकालते हैं, आटे को छानते हैं तो मैदा बन जाती है, उस मैदे में से पाव रोटी बनती है, डबल रोटी बनती है। बस अंतर इतना है कि मैदे को सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद उसमें फर्मेंटेशन की स्थिति आने के बाद उससे बनाया जाता है। हम हमारे यहाँ सड़ाते नहीं है, क्योंकि सड़ा हुआ भोजन करने की भारत में परंपरा नहीं है। हम ताजा आटा गूंथते हैं और तुरंत रोटी बना के खा के खत्म कर लेते हैं। उनके यहाँ आटा सड़ता रहता है, घंटों घंटों सड़ता है, दिनों दिन सड़ता है। सड़ने के बाद फिर उसको उसमें से खमीर जैसे निकलता है, फर्मेंट हो जाता है, तब जाके उससे पाव रोटी डबल रोटी बनती है। और वो पाव रोटी डबल रोटी 3-3 महीने पुरानी सब खाते। मैंने अमेरिका का हिसाब निकाला और यूरोप का हिसाब निकाला। गेहूं की फसल होके और किसी फ्लोर मिल में आटा बनने से शुरू होकर और डबल रोटी पाव रोटी किसी ग्राहक तक पहुंचने में 3 महीना लग जाता है। तो 3-3 महीने पुराना उनका वो माल है और उनकी मजबूरी है, उनको वही खाना है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो घर में ये डबल रोटी पाव रोटी जैसी सड़े मैदे से बनने वाली चीजें जो अंग्रेजियत का प्रतीक है, इनको हटाइए। और अंग्रेजियत का प्रतीक क्या है? सॉस। टमाटर की चटनी ताजा बना के खाइए ना, सॉस खाने की क्या जरूरत है? उनके यहाँ ताजा टमाटर मिलता नहीं तो टमाटर की चटनी नहीं बन सकती। हमारे यहाँ तो ताजा टमाटर हर दिन मिलता है, हर दिन में 2 बार मिलता है, सुबह ताजा ले लो, शाम ताजा ले लो। तो हम घर में ताजा टमाटर की चटनी बनाकर खाएं। ये सॉस वगैरह की स्थिति में आप अपने घर को ना ले जाएं। तो डबल रोटी है, पाव रोटी है, सॉस है और बेकरी के आइटम है। बेकरी के आइटम में एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ बीमारी चल गई है, केक। हाँ, मिठाई के रूप में हम केक को खाने लगे। अब इंग्लैंड और यूरोप में कोई मिठाई बनाने की परंपरा नहीं है, इसलिए वो बेचारे केक खाते हैं और केक उनके पास एक और एक ही मिठाई है, मजबूरी में खाते हैं। हमारे यहाँ तो दूध की मिठाई है, खोवे की मिठाई है और दूध की 85 किस्म की मिठाइयाँ, खोवे की 85 किस्म की, बेसन की 85 किस्म की। यहाँ तो मिठाइयों की कोई कमी नहीं है। तो ताजा मिठाई बनवा के लाइए, केक वगैरह मत लाइए। और बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो अंग्रेजी परंपरा से मत मनाइए। कहीं से केक ले आए, फिर मोमबत्ती ले आए, केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाई, फिर उसको दिया सलाई से जलाया, फिर फूंक मार के बुझाया। अगर बुझाना ही था तो जलाया क्यों? न इसलिए जलाया नहीं कि जल्दी मर जाए। हे भगवान, हमारे बच्चे की जीवन ज्योत जल्दी बुझ जाए, इसके जीवन में उजाला नहीं अंधेरा आए। हम तो बोलते हैं असतो माँ सदगमय तमसो माँ, अंधकार से भगो हमें, भगवान हमको प्रकाश की ओर ले चलो। और ये जन्मदिन मना के बोलते हैं कि हे भगवान, हमें प्रकाश से अंधेरे में धकेल दो, जीवन ज्योत से जल रही है बुझ जाए। उल्टे उल्टे काम करते हैं और वो 12 बजे मनाते हैं। 12 बजे वाला 12 बजे का ये जो आप कर रहे हैं बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक लाना फिर मोमबत्ती, आज से ही बंद कर दीजिए। मन में संकल्प लीजिए कि हमारे घर के बच्चों के भाई बहनों के जन्मदिन तो हम नहीं मनाएंगे। अरे ये 12 बजे वाला भी खतरनाक है। ये 12 बजे पता है कैसे मनाते हैं? जब हिंदुस्तान में सुबह के 5:30 बजे होते हैं, तब यूरोप में, इंग्लैंड में खास करके कितने बजे होते हैं? 12 बजते हैं। ये वहां का समय है। तब हिंदुस्तान वालों ने जब कहा सुबह हो गई, तब उन्होंने, अंग्रेजों ने समझा सुबह हो गई, क्योंकि वहां 8-9 महीने तो सूरज उगता ही नहीं। तो वो हमसे एक चीज उनको पता लगी कि सुबह कब होती है। तो उन्होंने सोचा कि जब भारत वाले बोले तभी सुबह होती है। तो उन्होंने हमारी सुबह रात को 12 बजे मान के 12 बजे काम करने शुरू कर दिए। और हिंदुस्तानियों ने कहा वो 12 बजे मनाते, अपने को भी 12 बजे ही मनाना। ये उल्टा काम शुरू हो चुका है। जन्मदिन मनाए, शादी की वर्षगांठ मनाई 12 बजे। मैंने कहा क्यों? बोले सुबह होती है। मैंने कहा सुबह नहीं होती तो रात होती है। तो मैंने ये बहुत उल्टा काम प्रचलन। माने हमारे यहाँ 5:30 बजे हम दिन का सुबह मनाए, उस समय अपना जन्मदिन और हवन करके शुरू करें अपनी सारी चीजें, तो वो तो बात समझ में आती है। हमारे यहाँ बजे 5:30, वहां बजे 12, उन्होंने 12 बजे मनाना शुरू कर दिया, हमने 12 बजे जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। ये बड़े घरों में रोज हो रहा है खड़ा। और एक बड़ी बीमारी आ गई है अपने समाज में, रात को 12 बजे शादियां कर रहे हैं। शादी जैसा पवित्र काम, शादी जैसा उत्साह देने वाला काम, शादी जैसा परिवार को बढ़ाने वाला काम, समाज में आपकी स्थापना कराने वाला काम, सब कुछ आप में देने की व्यवस्था करने वाला काम सबसे अच्छे समय पर होना चाहिए। रात को 9-10 बजे बारात बैंड बाजे लेके घोड़ वो चलते हैं और रात को 12 बजे उनकी शादियां होती। और
कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, ब्रास बैंड लेके चलते हैं। आप जानते हैं शादियों में आगे वो बैंड पार्टी चलती है ना, क्या कहते हैं उसको? ब्रास बैंड ही कहते हैं ना, BRASS, ब्रास और BA। ये ब्रास बैंड पता है क्या होता है? इंग्लैंड की फौज जब किसी पर हमला करने के लिए जाती थी तो उसके साथ आगे ब्रास बैंड चलता था। अंग्रेजों की फौज जब किसी दुश्मन पे हमला करने जाएगी तो ब्रास बैंड आगे चलेगा। पता है क्यों चलेगा? वो कहते हैं कि इससे सिपाही जागरूक अवस्था में रहे, इतना तेज पीटते रहो तो कानों में उनके शोर 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 शोर, वो सो न जाए, आलस्य में ना आ जाए, तंद्रा में ना आ जाए, कभी भी ढीले ना पड़ जाए, कहीं पे खड़े ना रह जाए। इसके लिए उनके पांव में कदम ताल के साथ ब्रास बैंड चलाने की परंपरा है। और हम मूर्खों के मूर्ख शादियां करने के लिए ब्रास बैंड को आगे लेके ढम 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 कान फोड़ फोड़ के अपना सत्यानाश, पड़ोसियों का सत्यानाश। नहीं, लड़की वाले पे चढ़ाई कर रहे हैं ना। लड़की वाले उसका सब कुछ लूट के लाएंगे दहेज में, बोरिए, बिस्तर। अच्छा, इतने ज्यादा हम लोग भिखारी हैं, अपने घर में बिस्तर भी नहीं होते। लड़की वाले के घर से बिस्तर लाएंगे, लड़की वाले के घर से ही डबल बेड लेके आएंगे, लड़के वाले के घर से ही कपड़े लेके आएंगे, उसके घर से खाने पीने का बर्तन लेके आएंगे। इतने भिखमंगे हैं हम लोग। वो ठीक बजाते ब्रश में, वो उसका घर लूट के लेके आते हैं। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जो शादियां करने वाले यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, जिनको नहीं करनी है वो तो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए जिंदाबाद। जिनको करनी है उनके बैंड नहीं बजे तो आप बैंड मत बजवाना अपनी शादी में। और जिन्होंने कर लिया, गलती हो गई, वो प्रायश्चित कर लेना। और प्रायश्चित का एक ही तरीका है, अपने लड़कों जब किसी दूसरे की शादियों में आप जाएं, बारात में शामिल हों, तो कम से कम कहना, भैया ये ब्रास बैंड नहीं बजाया जाता, ये तो इंग्लैंड में हमला करने के लिए जब आर्मी चलती थी उसके आगे आगे इसको चलाने की परंपरा है। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को लूटने नहीं जा रहे हैं, दूसरे से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। अपना कान फोड़ो, पड़ोसियों का कान फोड़ो, सड़क पर खड़े हुए। और इतना गंदा बजता है, इतना बेस्वाद होता है, इतना बेडौल होता है कि उसकी क्या बात करें। इसलिए राजीव भाई ने बजवाए नहीं। ये जिसके बैंड बजते हैं ना, फिर जिंदगी भर बैंड ही बजते हैं। तो अपने जीवन से थोड़ा भाषा की गुलामी निकालें, भूषा की गुलामी निकालें, व्यवहार की गुलामी निकालें, भोजन की गुलामी निकालें। और एक गुलामी और है अंग्रेजियत की, भेषज की गुलामी, औषधियों की गुलामी। जरा जरा सी बात में हम भाग जाते हैं किसी डॉक्टर के पास। जुकाम की दवा ले लो, फोल्डारिन, सर्दी की दवा ले लो, एस्पिरिन, सिर दर्द की दवा ले लो, डिस्प्रिन, तो नोवाल्जिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरासीटामोल। ये सब विदेशी दवाएं क्यों आप बार बार खाते हैं? आपको तो बंदी करना पड़ेगा। आप तो भारत स्वाभिमान के साथ जुड़े हैं, पतंजलि योग पीठ के साथ जुड़े हैं, तो पहला तो आपको बीमार होना ही नहीं है। किसी भी स्थिति में हमेशा स्वस्थ रहना है। हर दिन आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, स्वस्थ तो रहेंगे ही, दूसरों को भी स्वस्थ बनाना। जो गलती से कभी हो जाए कोई थोड़ी बहुत बीमारी, तो आयुर्वेदिक दवाओं का ही उपयोग करना है आपको अपने जीवन में। और विशेष रूप से जो घरेलू दवाएं हैं, जो रसोई घर में है, उनका उपयोग करना। आचार्य बालकृष्ण जी रोज बताते हैं टेलीविजन चैनल पर, उन दवाओं की सूची बनाकर आप रखिए। और यहाँ पर जड़ी बूटी रहस्य करके पुस्तक छप चुकी है, उसमें सारी विस्तार से जानकारी है। तो आपके जीवन में दवाओं की गुलामी खत्म हो ही जानी चाहिए।